तो लास्ट क्लास में बॉन्ड लेंथ पे आते हैं, फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूंगी जो लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन था। एवरीवन, दो एटम्स के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बना है वो बॉन्ड लंबा होगा। सपोज ये, इसको कोई इधर देखिए, क्लास इधर चल रही है। हाँ, दो एटम्स के बीच जब सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड लंबा है। सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक हाथ पकड़ रखा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्हीं दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा, टाइट, क्योंकि दो बार अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। उन्हीं दो बॉन्ड के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वो और छोटा होगा। तो सी ट्रिपल बॉन्ड, सी मैंने सबसे छोटा बताया था दो कार्बन के बीच। कहीं हम, क्योंकि एंड में हुई थी ये बात सारी, तो हम ये कम्युनिकेट, मतलब एक ये चीज एंड में डिस्कशन हुआ था डायरेक्शनल वाला, तो ये शायद मेरी तरफ से कम्युनिकेट करने में थोड़ा इशू रह गया। आपको लगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे छोटा बॉन्ड है। नहीं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी से छोटा शायद एच सिंगल बॉन्ड एच होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो मैंने लिखवाया था। एक साइज, दूसरा मल्टीप्लिसिटी, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। अब आज इस बात को दोबारा सुने और समझें। कार्बन का दो सेम एटम के बीच सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा, दो सेम एटम के बीच डबल बॉन्ड उससे छोटा, दो सेम एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड उससे भी छोटा। ये डबल सिंगल ट्रिपल का आंख बंद करके छोटा और बड़ा बोलना तब पॉसिबल है जब दो सेम एटम के बीच बात हो रही है। फिर मैंने एक ट्रेंड डिस्कस किया था, सारे ट्रिपल बॉन्ड्स। जब सारे ट्रिपल बॉन्ड्स थे उसमें मैंने आपको दिया था कौन सा सबसे लंबा है और कौन सा सबसे छोटा है। ये वाली लाइन छोटी है कि बड़ी है, तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा जवाब गलत हो सकता है। तुम्हें देखना है किसके कंपैरिजन में बात हो रही है। बात हो रही है OH के कंपैरिजन में। भाई, ऑक्सीजन कार्बन से छोटा होता है। ऑल ऑफ यू दिस, ऑक्सीजन कार्बन से छोटा है। सेकेंडली, एक तो ये एटम छोटा, हाइड्रोजन एक राई के दाने के बराबर है अगर मैं कार्बन से कंपेयर करूं तो। इफ कार्बन इज अ बॉल विच आई कैन होल्ड इन माई हैंड, तो हाइड्रोजन इज जस्ट एक राई का दाना। तो साइज ने इतना बड़ा रोल प्ले कर दिया यहां कि ट्रिपल बॉन्ड से भी छोटा हो गया ये बॉन्ड। सो आप आंख बंद करके ये नहीं कह सकते जिस में ट्रिपल बॉन्ड है वो बॉन्ड छोटे होंगे, नहीं। तो ये स्लाइड, ये डेटा आपके सामने मैं ला नहीं पाई थी, क्लास का टाइम हो गया था या पता नहीं क्यों नहीं लाया मैंने, और टेस्ट में क्वेश्चन था। यहां पर आप क्या लिखो, साइज टू स्मॉल। मुझे लगता है मेरी अगर ये कॉपी हो, मेरे को इतने से हिंट आ जाएगा। आपको पता है आपकी कॉपी में आपको कितने से हिंट आएगा, उतना लिखिए। के साथ अब तक जो केमिकल बॉन्डिंग में हुआ उसको साइड में रख दीजिए। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे VBT में, ताकि आप उस वक्त ना पूछो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो आज से बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मैंने क्यों शुरू किया था, मुझे एक सवाल का जवाब ढूंढना था, व्हाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट ऑल। बॉन्ड बनते ही क्यों है, ठीक है, बॉन्ड बनता ही क्यों है। तो बॉन्ड क्यों बनता है उसके जवाब को अभी तक पहली कोशिश किसने की थी, लुइस ने क्या कहा था मेरे को, लुइस ने कहा था भाई एटम एक ऑक्टेट की तरह है, क्यूब की तरह है, रेदर 8 कोने हैं, 8 कोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन सेट करने के चक्कर में एटम बॉन्ड बनाता है। उसको अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 ही क्यों, उसका रीजन लुइस ने क्या दिया था, बिकॉज एटम एक क्यूब है और उसके 8 कोने हैं, 8 कोने भर जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। यानी मुद्दा तो यही था कि एटम बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। अब एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो अभी भी जो नई थ्योरी आपके सामने शुरू हुई है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड ओवरलैप, इसमें भी इन्होंने कहा भूल जाओ पिछली बात को, फिर से शुरू करते क्योंकि बहुत से आंसर नहीं मिल पाए थे, आपको पता है। तो यहां इस थ्योरी ने कहा व्हाई डू एटम्स कंबाइन, दे कंबाइन टू अटेन स्टेबिलिटी वंस अगेन। तो कंबाइन तो स्टेबिलिटी के लिए ही कर रहे हैं, आपकी भाषा में स्टेबिलिटी क्या है वो बदलती जाएगी। लुइस की स्टेबिलिटी की डेफिनेशन कुछ और थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट या पूरा जो अप्रोच थी, ये थॉट थी, उन्होंने क्या कहा, दो ब्रांचेस दी उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने बताया why bond is formed, फिर उन्होंने बताया how bond is formed। दो अलग
बातें, दोनों अपनी तरफ से सही है। तो वाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, उन्होंने कहा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। नेचर में हर चीज क्या चाह रही है, मेरी एनर्जी कम हो जाए, यही होता है। एवरीथिंग वांट्स टू डिक्रीज एनर्जी। पानी ऊपर से नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। आपको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मोटर लगानी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है तो वो चीज पॉसिबल अपने आप तो नहीं होती। नेचर अलाउज डिक्रीज इन एनर्जी। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बात करूं, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, किन्हीं भी दो एटम्स। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो whosoever is feeling sleepy due to any reason, just wake up, otherwise I'll call their names. Bond is formed between atoms to attain stability. By how? लड़ाई तो यही है। स्टेबिलिटी किसको कहते हो? By decreasing potential energy via attraction forces. तो अभी थोड़ी देर छोड़ दो नोट करना। तुम लोग तो ऐसे नोट करने लगोगे कि जैसे नोट करने से आ जाएगा, तो फिर तो मेरे लास्ट ईयर के पीडीएफ नोट्स ले लो, काम चल जाएगा। अब समझो, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है और ये पूरी एनसीईआरटी बेसिक है। इस थ्योरी ने कहा दो एटम्स पास पास आते हैं तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट जब करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से दोनों एटम्स की एनर्जी क्या खुद हो जाएगी? कम, क्योंकि एनर्जी कोई क्रिएट तो नहीं कर रहा, उसी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो दो एटम्स जब पास पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना डोमिनेट करेगा, इतने अच्छे फोर्सेस आएंगे अट्रैक्शन की कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एंड जब उसकी एनर्जी रिलीज हुई तो खुद की एनर्जी का क्या होगा? कम। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है जी। दबा के बॉन्ड बनेंगे एटम्स के, क्योंकि एवरी एटम वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? वाया अट्रैक्शन फोर्स। कौन से अट्रैक्शन फोर्स भाई? थोड़ी देर बाद नोट करना, मैं समझा दूं फिर कौन से अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि मुझे आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो मैं हर साल पूछती हूँ और देखती हूँ ये बैच दे पाता है कि नहीं जवाब। उसी से मेरा आगे का डिसाइड हो जाता है कि यस दे हैव गिवन इट, तो मुझे ये डिटेल भी लाना चाहिए। सो मान लीजिए दो अकेले अकेले बॉन्ड, दो अकेले अकेले हाइड्रोजन एटम HA, HB। इन हाइड्रोजन एटम्स में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है। और दूसरा, टोटल मिला के अगर कोई मेरे को कहे हाउ मेनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन एटम्स बिफोर कंबाइनिंग टुगेदर? 2। कोई रिपल्शन फोर्स है इनमें? कोई रिपल्शन फोर्स नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन किससे रिपेल होगा? एक न्यूक्लियस किससे रिपेल होगा? नो रिपल्शन फोर्सेस, ओनली वन ईच अट्रैक्शन फोर्सेस। अब जब ये दोनों पास आए, दोनों ने पास आके कंबाइन करने की कोशिश करी, जुड़ने की कोशिश करी। ये डायग्राम आपको स्कूल पेपर्स में बनाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए फिर ड्रॉ करिएगा। ये मैंने हाइड्रोजन नंबर A का न्यूक्लियस बना दिया, ये मैंने हाइड्रोजन नंबर B का न्यूक्लियस बना दिया। जब दोनों पास पास आएंगे तो जब एरो में बनाती हूं दूर भागते हुए, मतलब क्या होगा? रिपेल। दोनों का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। Two positively charged bodies coming together, joining with each other, must be associated with repulsion force. तो यहां पर तो रिपल्शन फोर्स एक इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, दूसरा रिपल्शन फोर्स क्या होगा? जब दोनों एक साथ आएंगे तो ए वाले का इलेक्ट्रॉन, ये किसका इलेक्ट्रॉन था? ए वाले का। और ये किसका इलेक्ट्रॉन था? बी वाले का। ये दोनों भी तो पास आएंगे। ये दोनों पास आएंगे तो अगेन मैंने एरो कहां बना दिए? एक दूसरे से दूर भागते हुए, ये भी रिपल्शन फोर्स। तो इन दोनों के पास आने पे दो नए रिपल्शन फोर्सेस एड अप हुए। भाई क्या बात कर रहे हो तुम, ये तो रिपल्शन फोर्सेस आ गए। रिपल्शन फोर्सेस तो उल्टा एनर्जी मांगेंगे, अनस्टेबिलिटी लाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑल्सो कम्स इन टू द प्ले। लेट्स सी विच। ये इलेक्ट्रॉन जो पहले सिर्फ इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को बिलोंग करता था, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको भी बिलोंग करेगा। यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन पर हाउ मेनी अट्रैक्शन फोर्सेस? 1 and 2। नीचे वाले पर 2। तो कुल मिला के नए फोर्सेस तो दो, रिपल्शन एक भी नहीं था पहले। तो दो अट्रैक्शन फोर्सेस आए, दो रिपल्शन फोर्सेस आए। दो तो पुराने लिए मैंने यहां पे टोटल लिख दिया 4 अट्रैक्शन फोर्सेस, बट हमें पता है दो तो पुराने ही थे। तो हाउ मेनी अट्रैक्शन फोर्सेस आर देयर? 2। और हाउ मेनी रिपल्शन फोर्सेस आर देयर? अगेन 2। जब हमने अट्रैक्शन फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया
अब नेचर में देखो H और H के बीच बॉन्ड तो बन चुका है, बड़ा हैप्पीली बन चुका है। अब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को यही तो बताना है क्यों बना है। तो व्हाट दे सजेस्टेड, बिकॉज ऑफ टू न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमिंग टुगेदर, और बिकॉज ऑफ इन टोटल की बात करते हैं, 4 अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेटेड ओवर 2 रिपल्शन फोर्सेस टोटल। अभी ये मैं डिनाई तो नहीं कर सकती कि अट्रैक्शन फोर्स था, तो कुल मिला के 4 अट्रैक्शन फोर्सेस और 2 रिपल्शन फोर्सेस दोनों के पास पास आने से आए। नेट मेरी झोली में क्या गिरता है, 2 नए अट्रैक्शन फोर्सेस। तो बिकॉज ऑफ दोज 2 न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस एनर्जी विल बी लिबरेटेड, एंड एनर्जी लिबरेटेड मीन्स स्टेबिलिटी अटेन्ड। ये इस थ्योरी की अप्रोच थी। कोई भी 2 एटम पास आके अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो मेरा सवाल है क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पक्का उनके मिलने से एनर्जी रिलीज होती है। देखिए यहां पर ये नहीं बताया जा रहा कि नेचर में 2 एटम आए, उन्होंने गिनती करी, अच्छा अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, चलो बॉन्ड बना लेते हैं। नहीं, यहां ये बताने की कोशिश हो रही है कोई चीज है जो नेचर में हो रही है, वो क्यों हो रही होगी। मेरे कहने या साइंटिस्ट के कहने या आपके कहने पे बॉन्ड नहीं बन रहा, बॉन्ड ऑलरेडी बन रहा है, और हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं क्यों बन रहा होगा। पक्का एनर्जी डाउन हो रही होगी। एनर्जी क्यों डाउन हो रही होगी, पक्का यहां पर एनर्जी डाउन होने का रीजन एक ही हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आप डिसाइड कर रहे हैं इस थ्योरी के थ्रू, नहीं, ये थ्योरी क्या बता रही है कि क्या हो रहा है उसके पीछे वजह ढूंढने की कोशिश। इतने में तो ये थ्योरी नहीं समझ आती, मुझे और बॉन्ड्स भी एक आधा शायद देखना पड़े, बट जरूरत नहीं। ये थ्योरी कहती है आप सारे बॉन्ड बना के मत देखो, जैसे इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट किए हैं, पक्का हर उस जगह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे होंगे जहां पर भी बॉन्ड बन रहा है। तो आप ये मत सोचिए कैसे समझा रहा है, कैसे के लिए अलग पार्ट आ रहा है, ये समझा रहा है कि क्यों बने होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होने पे पूरा डेटा लाया गया, ऐसे ही हवा में नहीं आई ये बात कि मेरा मन किया बैठे बैठे बोल दूं। इस डेटा को लाया गया, और कैसे लाया गया, चेक। उन्होंने कहा, इस अप्रोच ने कहा, ये 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, अलग अलग है। यहां देखिए सब लोग फिर बनाना, इसी ग्राफ पे एक क्वेश्चन है जो मैंने रख रखा है आपके लिए। 2 हाइड्रोजन एटम बहुत दूर दूर एक दूसरे से, दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, कुछ नहीं, ये अपनी अपनी लाइफ में बैठे। अब मुझे सवाल ये जवाब देना था, ये क्यों पास आए होंगे, क्यों बॉन्ड बनाया होगा नेचर में अपने आप बिना किसी के इंटरफेरेंस के। तो जब ये दोनों इतनी दूर है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लगभग इनफाइनाइट, इतना दूर कि एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं है। जब मैंने इन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस को कम करना शुरू किया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करना शुरू किया, मतलब एटम्स को पास पास लाना शुरू किया। जब इन 2 एटम्स को पास लाना शुरू किया, यहां से यहां तक तो इनके बीच में कोई था ही नहीं, मतलब ही नहीं। जैसे जैसे मैं पास लाती गई, देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। यहां है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को जैसे 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 मैं कम करती गई, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती गई। तो नेचर में दोनों एटम्स का लालच बढ़ता गया, भाई ये तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और पास आ जाते हैं, और पास आ जाते हैं। यस, करते करते एक टाइम ऐसा आया जब लोएस्ट एनर्जी आई। अब मुझे क्या पता है लोएस्ट है, मैं काश और पास लेके आती तो मुझे पता लगता शायद और नीचे होगा, लेकिन मेरे हाथ में तो 2 हाइड्रोजन है नहीं, नेचर के हाथ में कैसे मिले। फिर जब हमने देखा कि इसके बाद भी अगर इनको प्रेशर डाल के पास लाया जाए तो क्या हुआ होगा, एक लिमिट तक ये पास आए, उसके बाद क्या हुआ, इनके इलेक्ट्रॉन इतनी पास आ गए कि अब उनमें रिपल्शन इतना तगड़ा शुरू हो गया कि दे डिडंट एग्री टू स्टे टुगेदर। एक लिमिट तक आप डिस्टेंस को क्लोज कर सकती थी, उसके बाद आपने करने की कोशिश करी तो देखिए एनर्जी पॉजिटिव। एनर्जी पॉजिटिव का मतलब है क्या, उल्टा लग रही है दोनों को साथ रखने में, ऊपर से किसी को लगानी पड़ रही है एनर्जी की दोनों साथ रहो। तो दोनों साथ क्यों नहीं रह पा रहे, रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया, हमारे न्यूक्लियस इतने पास ला दिए तुमने प्रोटॉन प्रोटॉन, तो थोड़ी सी दूरी भी जरूरी थी। सो ये जो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी पे आया देखा गया, वो डिस्टेंस ही क्या निकला, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या थी लास्ट क्लास, 2 बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को कहा गया बॉन्ड लेंथ।
भाई बॉन्ड लेंथ इससे छोटी भी तो हो सकती थी, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट ही तो कराने थे, हो रहे थे, और पास ले आते, और पास लाते, दोनों न्यूक्लियस भिड़ गए आपस में, और पास लाए तो बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स भिड़ गए होंगे आपस में, इसीलिए बॉन्ड लेंथ को यहां रुकना पड़ा। यानी कि इफ आई आस्क यू, ये क्या था बच्चों? बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? यहां जो वैल्यू होगी, बॉन्ड लेंथ पे जो एनर्जी टकराएगी वो क्या होगी मेरी? बॉन्ड एनर्जी। डॉटेड वाली मैंने सिर्फ एक चीज दिखाई है, जब इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट था तो एनर्जी जीरो थी, आपस में कोई लेना देना नहीं। डॉटेड सिर्फ मैंने यूं दिखाया है कि व्हेन डिस्टेंस इज इनफाइनाइट देन एनर्जी इज जीरो। तो समझ लीजिए ये इनफाइनाइट यानी बहुत लंबी वैल्यू थी। फिर धीरे 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 इनको जब पास लाना शुरू किया तो एनर्जी ऐसे डिप हुई। और मेरे वो जो भी ऑक्टेट वायलेशन वाले केसेस थे वो सारे एग्री कर जाएंगे कि मेरे से कोई पूछे भाई BCl3 क्यों बन रहा है जबकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, एनर्जी कम हो रही थी इसलिए ऑक्टेट का रूल तो निकाल दो बाहर। दिस इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ बॉन्ड नाउ, हर बॉन्ड के लिए, बेशक ऑक्टेट पूरा हो रहा हो, डुप्लेट पूरा हो रहा हो, क्वाड्रेट हो रहा हो, सिक्सटेट हो रहा हो, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो शेयरिंग के बाद, 16 आ रहे हो, वो रिस्ट्रिक्शन ही खत्म कर दी। इट इन्वॉल्व ऑल द केसेस। बॉन्ड लेंथ की लेबलिंग के लिए थोड़ा सा कलाकारी सी कर दी, ये इसकी जरूरत थी नहीं वैसे, पता नहीं क्यों ही करती। दिस इज बॉन्ड लेंथ, बेटर इज दिस, कर दी कलाकारी भगवान जाने क्यों, लेकिन स्कूल में बॉन्ड लेंथ ऐसे बताना बच्चों, मतलब ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है। मैंने बस ये बताया ये वैल्यू जो है दिस इज बॉन्ड लेंथ। सीएल में बॉन्ड क्यों बना होगा? पक्का अट्रैक्शन फोर्सेस ने उसकी एनर्जी को कम किया, बॉन्ड सस्टेन हुआ क्योंकि नेचर में मिला। फिर दूसरा सवाल आ जाता है, अच्छा फिर हीलियम में क्यों नहीं बना भाई? नोबल गैस तो कंपाउंड बनाती नहीं, तो दो हीलियम में क्यों नहीं बना? इस थ्योरी ने सिर्फ ये बताया कि कहीं अगर बॉन्ड नहीं बन पा रहा है तो सिर्फ एक वजह है, उसमें पक्का रिपल्शंस ज्यादा हो गए। आप एक करके आयो F2 का केस, मैं ये नहीं कह रही उसमें बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन बॉन्ड बहुत कमजोर क्यों बना था जबकि बॉन्ड लेंथ छोटी थी? भाई रिपल्शन फोर्सेस और अट्रैक्शन फोर्सेस आर द डिसाइडर। आज मानो 6 महीने बाद मानो, मानना तो पड़ेगा। अट्रैक्शन फोर्सेस ही हैं जो एटम्स को साथ रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस ही हैं जो NaCl का लैटिस इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि गर्म तवे पे मेल्ट नहीं होता। अट्रैक्शन फोर्स ही है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट। तो आप इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते कि अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इट इज एवरीवेयर अराउंड। सो अब अगर मैं बात करूं, एक हीलियम दूसरा हीलियम, ये दो हीलियम है, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं सबको, और दोनों के न्यूक्लियस के अंदर वी ऑल नो क्या क्या है, दो प्रोटॉन तो है ही कंफर्म्ड, ठीक है। चलिए यहाँ अट्रैक्शन फोर्सेस थे। इस थ्योरी का कहना है अगर आप नोबल गैसेस के दो एटम्स को पास पास लाए होंगे तो सर्टेनली रिपल्शन फोर्सेस बढ़ गए होंगे। रिपल्शन फोर्सेस बढ़ गए होंगे का मतलब नंबर से नहीं है कि आप सोचो नंबर ऑफ रिपल्शन फोर्सेस बढ़ गए होंगे, एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन बढ़ा होगा, राइट। एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन बढ़ा होगा, कैसे थोड़ा सा दिखाती हूं। अब पहले तो आप ब्लू लाइंस को देखिए, 3, ये क्या है? हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों दूसरी हीलियम के दोनों के साथ रिपल्शन शो करेंगे। तो चेक, मैं एक को पकड़ रही हूं, बहुत सारी लाइनें बना दूंगी आपके लिए कंफ्यूजन होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी रिपल्शन फोर्स शेयर करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी रिपल्शन फोर्स शेयर करेगा, दोनों से रिपल्शन लेके आएगा ये। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे भी रिपल्शन फोर्स शेयर करेगा और इससे भी शेयर करेगा। तो अगर गिनना चाहूं तो ब्लू लाइंस कितनी हो गई? एक और मेरे को लगा तुम्हें दिख रही होगी ब्लू लाइन, 5। दो न्यूक्लियस भी तो रिपेल करेंगे, यहां दो न्यूक्लियस दो दो प्रोटॉन्स वाले हैं और तगड़ा रिपल्शन, क्योंकि न्यूक्लियस इज हैवी दिस टाइम। दो प्रोटॉन्स और आपने पास लाने की कोशिश करी, कुल मिला के कितने रिपल्शन फोर्सेस? पहले तो एक भी नहीं था, नहीं, एक इन दोनों के बीच कह सकते हो था, इन दोनों के बीच था, इन दोनों के बीच था। मैंने क्यों नहीं गिना? वो तो यहां भी होगा यहां भी होगा, तो जो चीज सेम ही चल रही है उसको गिन के अपना सरदर्द क्यों बढ़ाएं? अच्छा, जब दोनों पास आए तो अट्रैक्शन फोर्सेस कितने, वो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन पहले सिर्फ इसके साथ अट्रैक्टेड था, अब मैंने नए अट्रैक्ट, इतनी लाइनें बन जाती भाई, मैंने अब नए वाले फोर्सेस डाले। ये इलेक्ट्रॉन इससे भी अट्रैक्टेड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी अट्रैक्टेड होगा।
सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इससे भी अट्रैक्टेड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी अट्रैक्टेड होगा। नए फोर्सेस की गिनती करूं तो क्या बढ़ गए, रिपल्शन ज्यादा है, नए एडेड वाले 5 नए रिपल्शन मैदान में आए, 4 नए अट्रैक्शन मैदान में आए। हु डोमिनेटेड, रिपल्शन। बेशक नंबर बराबर भी तुम गोलमोल करके कहीं ले आओ, लेकिन जो रिपल्शन दो न्यूक्लियस के बीच हुआ ना, वो बहुत पावरफुल था क्योंकि न्यूक्लियस बहुत हैवी था। तो रिपल्शन फोर्सेस का डोमिनेशन होने की वजह से दो हीलियम के बीच बॉन्ड नहीं बन सकता। आप अगेंस्ट नेचर जाओ, ड्रेस्टिक कंडीशन में तो सब कुछ ही हो सकता है। तो यहां बात हो रही है अपने आप की। तो गलती से भी बार बार कह रही हूं कि अपनी घर पे जाके टाइम मत वेस्ट करना। मैं तो PCl5 के 5 बॉन्ड बना के देखूंगी और गिनूंगी कितने अट्रैक्शन फोर्सेस, कितने रिपल्शन फोर्सेस। ये उन्होंने भी नहीं किया, जो तुम करने की सोच रहे हो वो उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग दी। जिस भी प्रोसेस में एनर्जी कम हो रही है, नेचर में देखा वही अपने आप हो रहा है। इसका मतलब नेचर में बॉन्ड अपने आप बन रहा है, तो पक्का उसमें भी एनर्जी कम हो रही होगी। भी दोनों लोग हीलियम दोनों यहां थे, मैंने तो बॉन्ड बना के देखना है, मेरे को तो चाहिए था भैया ये अप्रोच। जब मैंने दोनों को नजदीक लाने की कोशिश करी, बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, क्या लगता है ग्राफ कैसा आएगा? अभी यही दोनों, ठीक है यार, हैंड्स डाउन, पहले ये दोनों बच्चे ट्राई करें। नीचे नहीं आएगा, वंडरफुल। कहाँ जाएगा? तो आपने 75% तो करेक्ट बता दिया, मतलब लॉजिक तो आपको समझ आ गया इसका मतलब, तो दैट इज वंडरफुल। चलो इसने बता दिया नीचे नहीं आएगा। युवान फिर क्या होगा इस ग्राफ का? ऊपर ही रहेगा। यस, तो कहने की बात है, कंप्लीशन ऑफ आंसर तो यही है। तो फिर उस बच्चे को एटलीस्ट थ्योरी समझ आ गई। अगर अब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ करने के लिए करेंगे, समझ तो आ गई थ्योरी। ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर हीलियम। सो बॉन्ड कैसे बनता है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं, और जिस दिन खत्म हो गया उसके अगले दिन मैं चैप्टर खत्म कर दूंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके। तो सबसे पहले यहां पर आता है बॉन्ड बनता कैसे है, आखिर ये अपनी एनर्जी को कम करने एक दूसरे को अप्रोच कैसे करते हैं। क्या कोई भी दो एटम बॉन्ड बना लेंगे? क्या कोई लिमिट है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा? कहाँ डबल बॉन्ड की जरूरत होती होगी? फिर डबल बॉन्ड का कोई क्यों बना रहा है? फिर ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना रहा है? भाई इतने सारे सवाल हैं जिसको 1 बाय 1 हम आंसर करने की, डेली शायद एक सवाल का आंसर हम कर पाएंगे। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सेकंड अप्रोच में पकड़ती हूं इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। बॉन्ड बनता कैसे है? अगली क्लास से बॉन्ड बनाने शुरू करेंगे, BCl2, BF3, मीथेन, CH4, वो जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में बनवाए थे सबके बॉन्ड नेक्स्ट क्लास में आएंगे। सेम एग्जांपल 1 बाय 1। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसकी बात कर रही थी मैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनने से पहले मेरे को चाहिए था ये ऑर्बिटल क्या हुआ करते थे। तो लेट्स रिवाइज। ऑर्बिटल क्या होते थे? इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज अप टू 95%। एस ऑर्बिटल की शेप कुछ ये थी। पी ऑर्बिटल, पी इसको एक्स ले लूं, इसको Z ले लूं चलेगा, इसको Y ले लूं चलेगा। इस चैप्टर में 99% केसेस में इसको PZ लिया होगा। बार बार टोकना मत मेरे को कि मैम क्या हम इसको PX ले सकते हैं, मुझे ये बचकाने सवाल नहीं चाहिए होंगे। इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस के बाद ब्रैकेट में लिखा होता है एज्यूम दिस एक्सिस टू बी Z, वरना डायग्राम आपको यूं होके देखना पड़ेगा। बस फर्क इतना होगा, चेक करने वाले की गर्दन टूट लेगी यूं देख देख के और नंबर काटेगा, ठीक है ना। सो कुछ अनसेड रूल्स हैं, और बकायदा जेई नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ब्रैकेट में लिखा होता है एज्यूम दिस एक्सिस टू बी Z। कभी वो ना भी लिखें तो आप झंडा नहीं उठा सकते, हमने तो घुमा के ही देना है आपको, तो घुमा के देना तो अगला भी घुमा के देगा फिर। सो इस पे नहीं कल को हाथ खड़ा करिएगा। इसे मैं X ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी? यस होगी, आपकी ऑप्शन गलत चूज होगी उसकी वजह से। जहां एक्सिस ही आप बदल दोगे तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, प्रॉब्लम बढ़िया होगी। सो ये मैं अगर ले लूं PX, इसको मैं ले लूं PZ और इसको मैं ले लूं PY, चलेगा? अच्छा ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया मैंने? D। अब D में 5 थे, dx² माइनस y², dxy, dyz, dzx और dz², वो डोनट वाला, वो बनाया नहीं मैंने डोनट वाला।
बाकी चारों की लगभग शेप तो डबल डबल थी। शेप याद आ गई सबको? चलिए, तो अब हम कैसे मान लें? बड़े आराम से ऑर्बिटल तुम लोगों ने ओवरलैप करके दिखा दी। हमें तो कैसे चाहिए, एक एक बॉन्ड का कैसे चाहिए, उसके ऊपर ये चैप्टर खूब लंबा चलेगा। तो पूरे 2 साल में जितना भी बॉन्डिंग है सारा मैं इसी चैप्टर में कराऊंगी। पूरी 12th में जितना भी बॉन्डिंग है, तो उस हिसाब से एक एक एग्जाम्पल को हम सुनेंगे, सोचेंगे, बाद में ड्रॉ करेंगे जब मैं अलाउ करूंगी। समझ के मेरे उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा जो मैं अभी से एंटिसिपेट कर रही हूँ। मुझे देखना है कौन देता है। राइट? एग्जाम्पल, भाई जब 2 हाइड्रोजन पास पास आते हैं, अब अगर मैं देखूं तो ऊपर लाइन मैंने क्या लिखी है, कैसे के लिए ये एक आई है। अभी इसके 10 पोस्टुलेट बनने हैं, इस एक को अभी 10 टुकड़ों में बांटना है मैंने। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है, इस थ्योरी ने कहा, जब बहुत इफेक्टिव ओवरलैप हो पाए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। बट एक शब्द मैंने बोला नहीं, तो सामने लिखा है पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। यानी एक तरह से एक शर्त बता दी इसके अंदर। बॉन्ड कैसे बनता है? जब 2 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करना अलाउ करते हैं। यहां 2 शर्तें हो गई बच्चों, ध्यान से। सो इफेक्टिव ओवरलैप पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या दे दी? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने आ रहे हैं वो आधे भरे होने चाहिए। ये 2 शर्तें दे दी एक लाइन में, बॉन्ड बन जाएगा जी। सबसे पहले मुझे ये देखना है ओवरलैप इफेक्टिव का क्या मतलब होता है। अब ओवरलैप इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफ आई वांट, ये पी ऑर्बिटल इमेजिन कर सकते हो आपको, डबल डंबल की जगह मैंने 2 बॉल्स ले ली, चलेगा? दिस इज पी ऑर्बिटल, राइट? ये पी ऑर्बिटल है। इस पी ऑर्बिटल पे अगर एक एस ऑर्बिटल ओवरलैप करने आता है, क्या ये ओवरलैप होगा? क्यों? मैंने आगे हाथ क्यों रख लिया? यस, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इसमें यहां, और इसमें ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं। अच्छा, ओवरलैप किस में हो रहा है? ऑर्बिटल में। किस में? इलेक्ट्रॉन्स ही तो शेयर हो रहे हैं ना। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या? एक तेरा एक मेरा, चल भाई बॉन्ड बना लेते हैं। अब एक तरफ तो तुमने दे दिया 2px, इसकी प्रोबेबिलिटी तो इधर है, इधर तुम ले आए 2s या 1s, तो इसको क्या मिला? नोड। इसको तो नोड मिला, नोड पे जाके क्या ओवरलैप करेगा ये? तो ये इफेक्टिव ओवरलैप तो है ही नहीं। तो यानी अब मुझे पता चला कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप, तभी मैंने कहा बना के मत देखना पिछली अप्रोच से, अब एक एक बनवाऊंगी। सो ये तो ओवरलैप इफेक्टिव ही नहीं है, तो काहे का पार्शली फील्ड में ले आती। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, आई होप सबको याद है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। क्या ही फायदा हुआ पार्शली फील्ड का? व्हेन ओवरलैप इज नॉट इफेक्टिव और नॉट पॉसिबल। तो यानी कि अगर ओवरलैप इफेक्टिव पॉसिबल ही नहीं है, तो तुम्हारे पार्शली फील्ड का भी कोई लॉजिक नहीं। तो पहले तो मेरे को पार्शली फील्ड ढूंढना आपके लिए सबसे आसान है, तो आपके लिए सबसे मुश्किल क्या होगा? आपके लिए मुश्किल होगा इफेक्टिव ओवरलैप ढूंढना। तो अब अगर हम देखें, मोक्ष थोड़ी देर मुझे बोलने दो, ठीक है? ये दोनों हाइड्रोजन एटम, फिर हाइड्रोजन एटम ला रही हूं, ये दोनों पार्शली फिल्ड हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। कह सकती हूँ 1s1 1s1। ये पॉजिटिव साइन पे अभी मत पूछना क्या है, अगली क्लास में जाई स्क्वायर लाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। वेव फंक्शन, क्रस्ट इज फॉलिंग ओवर क्रस्ट, तो ये एक तरह से वेव फंक्शन है कि दोनों का क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। इसको काफी लेट लाएंगे, बट ओवरलैप होने के लिए वेव फंक्शन शुड बी सेम। बॉन्ड तभी बनेगा जब क्रस्ट इज फॉलिंग ओवर क्रस्ट। इस पे अगर ना भी समझ आए, ना भी रिलेट हो, डोंट टेक टू मच पेन। नेक्स्ट थ्योरी इसी पे है, एमओटी, वीबीटी के लिमिटेशंस, देन वी विल शिफ्ट टू एमओटी, वहां आएगा पॉजिटिव। लेकिन आज के टेस्ट में भी ओवरलैप को इफेक्टिव ढूंढने से पहले आप देखेंगे दोनों पे साइन सेम होना चाहिए बस। तो अब दोनों पार्शली फिल्ड है विद ऑपोजिट स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी उल्टी होनी चाहिए। हिडन फैक्ट था, साइलेंट फीचर था ऊपर की स्टेटमेंट। तो जब ये दोनों ओवरलैप किए, देखिए दिस ओवरलैप हो गया, और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। ओवरलैप कौन सी एक्सिस पे हुआ बच्चों? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जेड तो है एग्रीड, लेकिन वैसे एक्सिस कौन सी है? जिस एक्सिस पे दोनों न्यूक्लियस भी मिल रहे हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ओवरलैप का एक बहुत बड़ा फायदा, दोनों अब आप देखिए दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन अड़ गए आके? 2 इलेक्ट्रॉन।
दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. दे मैनेज टू हाइड और दे मैनेज टू डिक्रीज रिपल्शन फोर्स टू सम एक्सटेंट. चलिए, सो यहां पर आपके पास ओवरलैप, इसको इफेक्टिव कहते हैं. इसको मैं ऐसे भी शो कर दूं, चलेगा? ऐसे भी शो कर दूं. अब पहली स्लाइड को आप नोट करिए जो मैंने लिखा, कोवेलेंट बॉन्ड की दो शर्तें और कोवेलेंट बॉन्ड बनता दिखता कैसा है. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आज के बाद बोलूं तो उसका क्या मतलब होगा? एनीवे, जो भी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है सिर्फ वो बॉन्ड बनाएगा. हम जो भी बात करने वाले वो कोवेलेंट बॉन्ड को लेके बात करने वाले हैं. अब HF, अब आप ये सोचिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच नेचर में बॉन्ड मिला तो हम एक्सप्लेन करने पहुंचे. अब VBT एक्सप्लेन करने पहुंचे कि मैं बताती हूं भाई कैसे होना है. ये देखिए, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है तो कह सकती हूँ ये पार्शली फिल्ड था. 1s1 ऑर्बिटल, यस, एलिजिबल टू मेक बॉन्ड. इसी के सामने फ्लोरीन, अगर मैं इसी के सामने फ्लोरीन लाती हूं बच्चों तो क्या कॉन्फ़िगरेशन थी? 1s2 तो पूरा भरा है, वो बात ही नहीं कर रही. 2s2 2p5, 2s2 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन. अब इसमें कौन सा पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है भाई? p में कितने डब्बे? 3, 1 2 3 4 5. है कोई पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल? लास्ट वाला. इट कैन बी px, इट कैन बी py, इट कैन बी pz. देखेंगे इसको कौन सा नाम देना है, बाद में देखेंगे. बट अगर H के पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, यस. F के पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, यस. दे आर एलिजिबल टू मेक बॉन्ड. लेट्स सी देयर ओवरलैप. बॉन्ड बनने के लिए एलिजिबल है. दोनों में से स्पिन एक की उल्टी कर दीजिए तो एलिजिबिलिटी एक पॉइंट तो क्रॉस हो गया भाई, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं. दूसरा पॉइंट मुझे क्या मीट करना था? ओवरलैप. लेट्स सी. तो अब आप ये देखिए, मैंने तीनों p एक साथ बनाए. ये हाइड्रोजन का 1s, ये तीनों के तीनों p एक साथ. जिस p के पास एलिजिबिलिटी थी ज्वाइन करने की, वो प्रेफरेबली मैं क्या लूंगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. बॉन्ड बनता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे. यानी जो मैंने लास्ट में लिखा एक्चुअली में अब मेरे को पता है, वो मैंने एज्यूम किया है pz. आप px भी कर सकते हैं, मैं px भी कर सकती हूँ अपने क्वेश्चन में. डोंट क्वेश्चन. मैं जब चाहे इसको, आप जब चाहे इसको px सोच भी सकते हो, बोल भी सकते हो. लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा इसको pz लेना है तब आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते. तो मैंने यूजुअली जो इस चैप्टर का स्टैंडर्ड है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को pz मान के चलो. तो दोनों के दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हेड ऑन बिल्कुल टकरा रहे हैं एक दूसरे से ऑर्बिटल्स, तभी ओवरलैप इफेक्टिव होगा. दोनों के दोनों ऑर्बिटल हेड ऑन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं. तो देखिए कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग, या कह लूं सिंगल बॉन्ड. क्यों आकर्षित? ये सिंगल बॉन्ड ही है. HF का सिंगल बॉन्ड सबको पता लग गया कैसे बनता है, क्यों बनता है. पिछली बात पक्का इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट हुए होंगे इसलिए बनता है. आपको इससे ऊपर कभी नहीं पूछेंगे अब आज के बाद. एनर्जी कम होती है, बॉन्ड इसलिए बनता है. ठीक है. अब जब HF का बन गया तो अब मेरी क्लास अटेम्प्ट करे ये फूल पत्तों वाला डायग्राम. मेरे को FF का चाहिए और देखना है कितनी बार काटना पड़ा. 2 बार तो शायद हर एक को काटना पड़ेगा. ट्राई. ये बनाइए और उसके नीचे फिर FF के बीच का बॉन्ड अपनी इमेजिनेशन से बनाइए. आई वॉन्ट टू सी कितनी काटपीट होती है. पहला फ्लोरीन. अब मुझे बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर एक लोब आए ही आए. राइट. तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर एक लोब आया और मैंने उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां 2 पेड. आप लोन पेयर अगर आज नहीं बनाओगे, अगली क्लासेस में किसी ने मेरे से पूछा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है. अगली क्लास में मैंने अगर इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो कैसे बनाओगे तुम लोग लोन पेयर का, जब तक लोन पेयर अभी से नहीं दिखाना सीखोगे तो. सो ये आपको बनाना बच्चों सीखना पड़ेगा. एक फ्लोरीन ये रहा. इसी तरह से इसके सामने कौन आया होगा? दूसरा फ्लोरीन. ठीक है. दूसरे फ्लोरीन को बना रही हूं मैं. देखिए क्योंकि मेरे को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सामने सामने लाना है तो एक तो मेरा इस एक्सिस पे आया, एक यहां आया और एक ये यहां आया. ठीक है. बिल्कुल फ्री हैंड से बनाइए. कोई नहीं ये फर्क पड़ने वाला कि आपने फ्री हैंड से क्यों बनाया. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसकी स्पिन उल्टी और अब जब ये ज्वाइन करेंगे दोनों तो एक फ्लोरीन ये रहा, दूसरा फ्लोरीन ये रहा.
इतना सबने बना लिया, बट यू कैनॉट गेट रिड ऑफ दीज लोन पेयर्स. बॉयज, नो मोर टॉक. दिस, ये बना F2 का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मुकाबला ही तो कर रही हूं मैं. वैलेंस शेल में सारे इलेक्ट्रॉन दिखाने मेरे को जरूरी है. So this is how orbital overlap does work, और this is how bond is formed according to VBT. तो फिर हम सवाल पूछते हैं, भाई फिर H3 क्यों नहीं बन सकता? मेरी क्लास जवाब दे. ओजस और गर्ल्स में इधर से नित्या, आप दोनों में से कोई जना बताए, अगर ये थ्योरी अब तक तुमने सुनी, बॉन्ड कैसे बनता है? H3 के बीच, 3 हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा? H H H ना, मैंने बॉन्ड क्यों नहीं पूछा. बॉन्ड क्यों होगा तो आप तड़ाक से जवाब दोगे, रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट रहे होंगे. अब सेकंड अप्रोच चल रही है, बॉन्ड कैसे बनता है. उस अप्रोच से मैं पूछ रही हूँ. पिछली अप्रोच से 10 on 10 बिल्कुल सही, वो मुझे पता है, मेरी क्लास दे देगी, अब नहीं पूछूंगी. मैं ये पूछ रही हूँ, भाई ऑर्बिटल ओवरलैप ही तो चाहिए था. 3 हाइड्रोजन ही आपस में ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते थे. ओजस, वो नहीं है ना, दूसरी सोचे, हाथ खड़े हुई जा रहे हैं. कनव, एक एक होते हैं. एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, पार्शली फिल्ड विद ऑपोजिट स्पिन, बॉन्ड बन गया. भाई तीसरे इलेक्ट्रॉन को, तीसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को किससे बॉन्ड बनवाओगे? हाँ, स्पिन के अलावा भी, मतलब पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल अकेला रह गया. ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूं. एक हाइड्रोजन विद दिस, एक हाइड्रोजन विद दिस, एक हाइड्रोजन विद दिस, इन दोनों को तुमने ओवरलैप कराया. बॉन्ड बनाने की पहली कंडीशन थी ओवरलैप इफेक्टिव, दूसरी कंडीशन थी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स. ये दोनों पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स बना के सेट. एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते. ये किसके साथ बनाएगा? किसी के साथ नहीं, इसीलिए H3 पॉसिबल ही नहीं है. राइट? इससे ज्यादा बेतुका क्वेश्चन मैं क्या पूछ सकती हूँ किसी थ्योरी से? कितना बेतुका क्वेश्चन है ये थ्योरी, उसको भी जवाब देने लायक है. तो उन्होंने भी सोचा होगा, आप हम जैसे लोग आएंगे पूछेंगे H3 क्यों नहीं बनता, तो उन्होंने पहले ही इसका जवाब दिया है कि यस H3 नहीं बनता. इसी थ्योरी से अगर बताना होता He2 क्यों नहीं बनता. हीलियम में एक भी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो ओवरलैप की कंडीशन ही पूरी नहीं हुई. जब ओवरलैप की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता. दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग नाउ. तो कोई भी ऐसा अटपटा सवाल पूछने से पहले 2 कंडीशन सेट करो. दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है तो आंसर आ गया. और अगर दोनों कंडीशन अवेलेबल हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा, देन आस्क मी. ये होगा रिटेंशन, ये होगा थ्योरी का एक्सेप्टेंस. कि एकदम से झटके से पूछिए नहीं, सोचिए ये दोनों कंडीशन है, फिर भी बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा मैम, वो बताओ. देन आई विल ट्राई टू आंसर. ठीक है, आ गया सबकी कॉपी में. ये सबको पता होना चाहिए. अगर ये आप कॉन्फिडेंस से किसी को भी राह चलते को भी ये जवाब दे सके ना, तो आपको वीबीटी की शुरुआत आ गई. अभी तो शुरू हो रही है. नाउ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द नेचर ऑफ ओवरलैप. आप लोग ध्यान दें, तो हम यहां पे पढ़ क्या रहे हैं? हम यहां पे पढ़ रहे हैं ओवरलैप के बारे में. तो ओवरलैप के हिसाब से, क्योंकि अगर मैंने ऐसे वेग क्वेश्चन पूछ लिया टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मेरे को उसको भी नंबर देने पड़ेंगे. जो बोलेगा पोलर और नॉन पोलर, बिल्कुल सही है ये. लेकिन मैं किसके बेसिस पे पूछ रही हूँ? ऑर्बिटल. कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, शायद उसके हिसाब से हो, बट उसमें आगे और इतने सवाल उठते थे कि आप जवाब ना दे पाते, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में एक्चुअली एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, जो कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश भी की. जब मैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोल रही हूं वहां पे कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है. आज से कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, वो बिल्कुल बराबर है. ठीक है, चलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो अब तक आप पढ़ रहे थे वो सिग्मा बॉन्ड था. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर अगर ओवरलैप हो तो वो सबसे अच्छा ओवरलैप माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन माना जाता है. क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियसिस का रिपल्शन तक शील्ड कर देते हैं वो. इससे अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लाऊं कि 2
इलेक्ट्रॉन्स मिलके दो न्यूक्लियसेस के बीच में आके शील्ड कर दी। उन्होंने सिर्फ अट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने रिपल्शन को भी मिनिमाइज कर दिया। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का ओवरलैप इज वन ऑफ द बेस्ट ओवरलैप। डायमंड में यही ओवरलैप है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो ओवरलैप होगा वो वन ऑफ द बेस्ट ओवरलैप होगा। तो ये तो मैं बनवा के आई हूँ बॉन्ड बच्चों एच में। अब के एच नहीं, मैंने 2s ऑर्बिटल कर दिया कि कहीं 1s से ऐसी आदत पड़ जाए कि 2s सामने आए तो आप परेशान हो जाओ। तो 2s के बीच बॉन्ड बना, सबको पता है क्या है जेड एक्सिस पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे 2s और 2pz। यहां वो 2pz वाली बात लागू होगी। अगर मैं आज के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में चेक भी करूंगी, अगर मैं आपको कहती हूं 2s और 2pz में सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब ओवरलैप होगा, जब ये होगा, जब पार्शली फिल्ड होंगे, जब वगैरह वगैरह, ये तो है ही, जब दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे। आपकी कॉपी में z ऐसे बना है, ये बोलते ही जब मैं कहूंगी जब दोनों इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे, अंडरस्टूड है, pz इसको ले लोगे, अब घुमा दोगे pz को। जब 2s और 2pz इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं, तो थोड़ी देर पहले आपको याद हो मैंने ये ओवरलैप आपसे पूछा था, आपने कहा था बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को मैं pz लूं तो ये क्या होगा, शायद px। तो px और 2s में कोई ओवरलैप नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसके सामने रख दूं pz और 2s में बहुत अच्छा इफेक्टिव ओवरलैप हो सकता है। यस मोक्ष, मैंने यही तो कहा था उस वक्त, बस गर्दन घुमानी पड़ेगी, यही कहा था ना उस वक्त। तुम इसको pz मान के, अगलों को भी तो पता है ना, हम क्या बेवकूफ़ी करेंगे कि हम ये कहेंगे ऐसे ऊपर रख दो, घुमाने ही तो नहीं आए ना यहाँ पे, हम ये देखने आए हैं। इसीलिए इस बुक में, इस चैप्टर में हर जगह बोला जाएगा प्लीज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को pz लो। मैं शायद उतना अच्छा ना बता पाती जितना उसके सवाल ने बता दिया कि क्यों नहीं भाई 2px के ऊपर भी रख दो। गर्दन कितनी घुमा सकते हो तुम, ऐसे तो अब 2py के यहां रख दो, तो बस यही करते रहो। तो इसीलिए हर क्वेश्चन में, हर बुक में लिखा मिलता है एज्यूम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस टू बी z। बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो कब बनता है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप हो। तो इसको भी सिग्मा बोलेंगे, इसको भी सिग्मा बोलेंगे। प्लीज आज के बाद ये घुमाना मत, सोचना भी मत, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये बॉन्ड इफेक्टिव हुआ। तो ये कौन से बॉन्ड बताए मैंने आपको, सिग्मा। अच्छा, एक सिग्मा बॉन्ड ये भी है, वहां की डायग्राम के बजाय ये दो 2s इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे, तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। s और p का सिग्मा बॉन्ड तो देख ही लिया हमने। मुझे ये बताइए ये कौन सा बॉन्ड होगा, दिस इज 2pz, दिस इज 2pz, ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये भी ओवरलैप है, इट इज नॉट सिग्मा, प्लीज डोंट से पाई, दे रहे हैं पाई नाम, ये एटलीस्ट सिग्मा बॉन्ड नहीं है। ये दोनों ऑर्बिटल्स ने यहां ओवरलैप शेयर किया, यहां ये क्यों नहीं है सिग्मा, क्योंकि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। पाई तो अभी आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ मेरे बच्चे ये बताने लायक होने चाहिए 2pz के बीच में सिग्मा बन सकता है, लेकिन 2py अगर मैंने फिक्स कर दिया अब ये 2pz है मेरे लिए बस, लेकिन 2py में सिग्मा नहीं बन सकता, 2px में सिग्मा नहीं बन सकता। क्लियर है सबको, सिग्मा कहां बन सकता है ये जरूरी था। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा है। 2s में सिग्मा बन सकता है, यस। 2s 2pz में, यस। इन दोनों के बीच सिग्मा बन सकता है 2s। क्या गलती है, चार्ज मैंने डिफरेंट एज वेल एज स्पिन मैंने ऑपोजिट नहीं करी। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी सही थी, यहाँ ओवरलैप का एक्सटेंड भी सही था, यहाँ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल भी सही था, लेकिन स्पिन गड़बड़ थी, साइन गड़बड़ था। तो आज एक एक चीज देखनी है, डायग्राम में क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ ओवरलैप नहीं, मतलब सिग्मा बॉन्ड ये नहीं बन सकता। इसी तरह से क्या ये सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, यस, दिस इज परफेक्ट सिग्मा बॉन्ड। अब नोट करिए इसको, सिग्मा बॉन्ड की कंडीशंस कह लीजिए, डेफिनेशन कह लीजिए, फिर बहुत जल्दी बस थोड़ा सा करके खत्म। यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
हम कर चुके हैं डिस्कस, बट प्रॉप से डिस्कस करना और कॉपी में दिखाना, क्वेश्चंस में देना थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा नहीं, यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा यस। तो अब आपको चूज करना आना चाहिए चारों में से वेयर सिग्मा बॉन्ड पॉसिबिलिटी इज देयर एंड वेयर नॉट, जो भी कुछ उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कहां कहां बन सकता है जहां पर दोनों तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। एक तो ओवरलैप प्रॉपर हो, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, या ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है, काहे को ओवरलैप होगा। और अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर है भी तो फिर वो सारा कुछ साइन सेम हो, स्पिन ऑपोजिट हो, पार्शली फिल्ड हो, वो सारी शर्तें। डन, चलूं आगे। लास्ट बॉन्ड फॉर टुडे इज पाई बॉन्ड। एक बार दोबारा दिखा देती हूं, फिर ड्रॉ करना दिस लेटर। इस स्लाइड को मत करना, बस देखा नहीं सामने, नोट करना शुरू कर देते हैं। वेट करिए, वो अगली स्लाइड है। ये दोनों लेटरल ओवरलैप, लेटरल का मतलब है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ये है जो मैंने अपनी फिंगर से शो करी, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर में ओवरलैप हो रहा है, इस एक्सिस पे नहीं हो रहा, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पर ओवरलैप है, तो उसको कहते हैं लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप इसीलिए बहुत अच्छा नहीं है, वीक है बहुत, क्योंकि ये दो न्यूक्लियसिस को शील्ड नहीं कर पा रहा। दो न्यूक्लियसिस एक दूसरे के एक्सपोज हो रही हैं उल्टा, ये दो न्यूक्लियसिस एक दूसरे के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, तो यहाँ रिपल्शन फोर्सेस थोड़े ज्यादा होंगे और अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े कम होंगे। बट यस, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। दो एटम्स के बीच जब भी कोई पहला बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा। नेचर में सिग्मा फेवर्ड होता है। ये दो क्यों बनाएंगे पाई, ये यू करके दोनों सिग्मा नहीं बना लेंगे। तो सिग्मा तब बनता है जब एक पाई, तब बनता है जब एक सिग्मा बन चुका होता है, डबल बॉन्ड। तो एक सिग्मा के बाद आता है आपका पाई, और ट्रिपल है तो तीसरा बॉन्ड वो भी पाई। तो वहां तक आज नहीं पहुंचोगे आप, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पाई बॉन्ड ओवरलैप होता क्या है। अगर दो ऑर्बिटल्स में साइडवेज ओवरलैप हो, लेटरल ओवरलैप हो, नॉट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आपके लिए बता देती हूं, किसी को कंफ्यूजन ना हो, बट अभी ड्रॉ मत करिएगा। इनके बीच एक पी और एक पी में सिग्मा ऑलरेडी बन चुका है, ये पास आ चुके हैं, इनके न्यूक्लियसिस के बीच में इलेक्ट्रॉन की शील्ड है। फिर लगा यार हमारे पास भी तो एक एक अनपेयर्ड है, व्हाई नॉट टू मेक डबल बॉन्ड, फिर व्हाई नॉट टू मेक ट्रिपल बॉन्ड। तो इसीलिए अभी भी यू क्यों नहीं दिखाना चाहिए आपको, जब आप पाई बॉन्ड डिफाइन कर रहे हैं तो आप सिग्मा नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ पाई दिखाओगे। तो लेटरल ओवरलैप इज पाई बॉन्ड। बनाइए इस डायग्राम को, मैं वेट कर रही हूँ। अभी बहुत कुछ आता है। यस, पहले पाई ब्रेक होगा। क्यों? कमजोर है, बिल्कुल से। पहले पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो देखिए। हाँ जी, लेबाइल मतलब मोबाइल, चलने को तैयार है, टिकता नहीं है, टूटने को तैयार है। लेबाइल बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो मूव करने को तैयार है, अपनी जगह छोड़ के कहीं भी जाने को तैयार है। तुम आओ, तोड़ो, मेरे साथ बॉन्ड बना लो। लेबाइल का ये मतलब है। हाँ जी, यस, यही कहना है अब मेरे को। पाई बॉन्ड की डेफिनेशन आते ही मैं यही बोलने वाली हूं, दो एटम्स के बीच पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई। पहला कभी पाई नहीं बन सकता, कुछ और ही हो जाएगा उस दिन दुनिया में, ठीक है। तीसरा बॉन्ड भी क्या बनेगा? पाई। पहला हमेशा सिग्मा। ये दोनों पिंक लाइंस को एक ही पाई बॉन्ड बोलते हैं। यस, ये लेटरल ओवरलैप पूरा है, इसको एक ही पाई बोलेंगे, ये दो पाई नहीं। बेटा एक ही ऑर्बिटल है ना, डबल लेंगे। दिस इज वन ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑर्बिटल, दोनों के बीच पाई बॉन्ड। वो बात लगे इनके लोब्स अलग अलग में। इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहीं भी घूम रहा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ। फॉर द सेक ऑफ ड्रॉइंग मेरे को यहाँ डॉट बनाना पड़ा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है, तो कहीं भी घूम रहा है बट है इतने में ही, तो दोनों ने ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिया। सेम फॉर दिस, ये कोई यहाँ थोड़ी है सिर्फ, ये कहीं भी घूम रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। आई डोंट नो वेयर। को बताइए, ये आ गया सबके पास कॉपीज में पाई बॉन्ड?
2px 2px 2py 2py। अभी सिर्फ आप मेरे को ये बताइए, बनाना मत, ये आपकी डीपीपीएस टेस्ट में खूब है, क्या इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन सकता है? ना सिग्मा ना पाई, कुछ नहीं बन सकता। इसमें ओवरलैप ही पॉसिबल नहीं है, सिग्मा भी नहीं बनेगा, पाई भी नहीं बनेगा। ये एक 2px एक 2py है, ना तो सिग्मा बनेगा ना पाई, क्योंकि दोनों की एक्सेस सेम होनी चाहिए ओवरलैप करने के लिए। यहां एक तो है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां भी सिग्मा भी नहीं बनेगा, पाई भी नहीं। यहां पाई बन सकता है? नहीं, ऑपोजिट स्पिन नहीं है। शेप तो सेम है बालक, एक्सिस भी ठीक है, स्पिन ऑपोजिट नहीं है, तो यहां भी नहीं बनेगा। हाँ, अगर मैंने यहां पर स्पिन ऐसे बना दी होती तो यस बनेगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी दे देती मैं तो। क्या यहां सिग्मा पाई में से कुछ भी पॉसिबल है? दोनों तो नहीं, सिग्मा वही ऑपोजिट स्पिन सब कुछ। तो एक ही स्लाइड में आपने देख लिया दोनों बॉन्ड कहां पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ओवरलैप में क्या है? ओरिएंटेशन, सेकेंड ऑपोजिट स्पिन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो इस तरह से आप नो ओवरलैप कॉम्बिनेशन फॉर पाई बॉन्ड भी देख लिया आपने। मैंने इसमें तो फिर भी कर दिया, हेडिंग डाल रखी है नो ओवरलैप। तो लेट मी ब्रिंग इन द ओरिजिनल थिंग जो मैंने शुरू की थी, तो आपको बताने के लिए मैंने यहां कर दी। इन चारों में से किसी में भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। एम आई राइट? तो पाई बॉन्ड बनाना तो आपको आ गया। अब अगली क्लास में क्या होगा वो बता रही हूं आपको। ये मैं O2 एक पाई बॉन्ड बड़ा क्लियरली दिखा रही हूं आपको, ये नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ कराऊंगी, आज नहीं। फिर जब मेरे को N2 बनाना होगा तो आई शुड बी एबल टू शो 2 पाई बॉन्ड्स। तो जरूरी नहीं है आप इस तरह से बनाएं जैसे हमने बनाया, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, आपके पास नहीं है। तो आप अपनी पेन पेपर पे कैसे बनाएंगे अगली क्लास पे, वो मैं आपको दिखा दूंगी। आपको सिर्फ दो ओवरलैप होते हुए दिखाने होते हैं ऑर्बिटल्स। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का मतलब समझ गए सब बच्चे? ये तो मैं नहीं ड्रॉ करवा रही ऑफ कोर्स आपसे। अब आपसे मैं यहां पर काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, काउंट, आई एम वेटिंग। बड़ा खोल के सजा के दिया है, सिर्फ गिनती चेक कर रही हूं कि किसी की आंखें खराब तो नहीं है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा 1 पाई। यहां तक तो आपको दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत कहाँ होगी? जहां ऐसे सजा के नहीं देंगे। ऑब्वियस है, अगलों ने पेपर वेस्ट करना है ऐसे सजा के देके कि 1 to 10 आता है कि नहीं आता। मुझे बताइए, इस ये मैं पहले पूछ चुकी हूँ वैसे आपसे, क्वेश्चन रिपीट है, यहां कितने सिग्मा कितने पाई? पाई तो 3 है, इसलिए उसकी तो बताओ ही मत, मेरे को दिख रहा है। उस दिन भी 14 15 ये सब आया था, पहले तो 12 फिर 9, 1 2 3 4 5 6 तो सिग्मा ये वाले। लेकिन मुझे पता है ये बेंजीन का है एक कार्बन, हर कार्बन पर एक एक H है, हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता। ये आपको क्लास 10 से बता के भेजा है, नहीं भेजा तो अब मैं बता रही हूं। बॉन्ड लाइन डायग्राम्स में कभी भी हाइड्रोजन दिखाए नहीं जाते। क्या सोचा, एज्यूम किया जाता है जितनी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही कार्बन की उतने H है, राइट? तो जरा मुझे यहां तो छोड़िए, इसमें बताना कितने सिग्मा कितने पाई, सारे कार्बन है ये। लाओ अदिति, पाए मत बताना यार, 3 पाए को मैं बताऊंगी। सिग्मा बताओ। 13, दक्ष, धैर्य 12, 10, 12। ऑनलाइन वाले बच्चे तो क्या जाने की तैयारी कर ली क्या? 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। अब इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड बना है तो 3 तो पक्का हाइड्रोजन लगे होंगे, 5 और 3, गुड। इस पे 3 लाइनें, चौथा बॉन्ड पक्का एक हाइड्रोजन होगा, 9। इस कार्बन पे फिर 3 बॉन्ड तो चौथा पक्का हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की 4 लाइनें बनी हुई है टेट्रावैलेंसी, इस कार्बन की 4 लाइनें बनी हुई है टेट्रावैलेंसी। इस कार्बन पे अब कितने हुए? अरे अभी भी लोग 12 और 13 दो बल बोल रहे हैं। 13 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स,
अंडरस्टूड? इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड में, पाई जिसने बोला मैं बाहर निकाल दूंगी। चलो 17। यहां कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसीलिए यहां H नहीं होगा। अब तो सिर्फ गिनती करना आता है कि नहीं आता वो रह गया, वो मैं नहीं चेक करना चाहती। ठीक है, ओके। इसमें कितने पाई, बस बता दो, सिग्मा नहीं, फॉर अ चेंज एक आसान चीज पूछ लेती हूँ, कितने पाई? ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हारा 3 ही निकलता है, 2। यस यस, बट मेरे को औरों की भी सुननी थी। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, तो 1 सिग्मा 2 पाई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किया है ना हमने। चलिए एक और बताइएगा मेरे को, थोड़ा बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपका कॉन्फिडेंस देखना है मेरे को। ठीक है, और कुछ नहीं, इरादा एक ही है बस। अरे क्या होता है, ये क्या बात हुई? अरे वाई? क्या मेरे को स्वास्तिक, मैंने स्वास्तिक सही बनाया है या गलत बनाया है? क्यों हंस रहे हो? सिग्मा बॉन्ड गिन दो। 24 सिग्मा बॉन्ड्स, 12 सिग्मा बॉन्ड्स। आई डोंट थिंक इसके अलावा मुझे कुछ करना चाहिए। जब तक आप में कार्बन की टेट्रावेलेंसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, सिग्मा पाई बॉन्ड तो आप नहीं ढूंढ सकते। आपको कार्बन की टेट्रावेलेंसी का कॉन्फिडेंस लाना है, उसके बाद हम कोई भी शक्ल सूरत दे दें, आपको कुछ भी लगे ये क्या बना दिया।